जरा सोचिए, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हो, जहां बेहतरीन ग्रिड सिस्टम पर बने पक्के शहर हों और दुनिया भर से जिसका व्यापार चलता हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात ये कि खुदाई करने पर वहां से कोई भारी भरकम हथियार, तलवारें या किसी स्थायी सेना के कोई सबूत न मिले। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का यूटोपिया लगता है ना। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्याली दुनिया हो। हाँ, लेकिन असल में ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज से लगभग 4000 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की हकीकत थी। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमारा मिशन इसी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे भी पहले के पाषाण काल को समझना है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। एकदम सही। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों और तारीखों को रटना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को समझना है कि आखिर आदि मानव की गुफाओं से लेकर महानगरों तक का ये जो पूरा ढांचा है, ये खड़ा कैसे हुआ। और इतिहास को समझने का सबसे सही तरीका यही है कि हम तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करें। देखिए, यूपीएससी अक्सर सीधे सवाल पूछने के बजाय आपकी कंसेप्चुअल समझ को परखता है। बिल्कुल। जब हम पाषाण काल यानी स्टोन एज से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आईवीसी भी कहते हैं, इस पूरे सफर को देखते हैं तो ये केवल समय बीतने की कहानी नहीं है। ये इंसानी दिमाग के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसी विकास की कहानी को एकदम शुरुआत से खोलते हैं। मानव सभ्यता की पहली सुबह, जब इंसान सिर्फ सर्वाइवल मोड में था। हमारे नोट्स में सबसे पहला जिक्र 1863 का है। हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुट की खोज। जी, जब रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में पहले पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की थी। अब एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो जमीन में पड़ा एक नुकीला पत्थर और एक इंसान द्वारा बनाया गया पत्थर का औजार, दोनों तो पत्थर ही हैं। सही बात है। तो पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चला कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी है। यहाँ पर ना आर्कियोलॉजी का विज्ञान काम आता है। देखिए, जब प्रकृति किसी पत्थर को तोड़ती है तो वो बहुत ही बेतरतीब ढंग से टूटता है। उसका कोई लॉजिक नहीं होता। अच्छा। लेकिन जब इंसान किसी पत्थर को औजार बनाने के लिए तराशता है, जिसे तकनीकी भाषा में फ्लिंट नैपिंग कहते हैं, तो उस पत्थर पर चोट के विशिष्ट निशान छूट जाते हैं। अतिरम पक्कम, जो तमिलनाडु में है। बिल्कुल, वहां से जो कुल्हाड़ी मिली उसके किनारों को जानबूझकर छीलकर धारदार बनाया गया था। अरे वाह। मतलब वो जानबूझकर किया गया था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन की पहली चाबी थी। और अगर इंसानी मौजूदगी की बात करें ना, तो भारत में मनुष्य का सबसे पहला शारीरिक प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी में, ठीक है। और एक और दिलचस्प तथ्य है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवापकपी यानी एप असम का श्वेत भ्रू गिब्बन है, जिसे हुलॉक गिब्बन भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये वो दौर था जब इंसान धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करना सीख रहा था। पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जो यकीनन एक बहुत बड़ा तकनीकी उछाल था। एक बहुत बड़ा जंप था, हाँ। इसके बाद हम आते हैं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज में, लगभग 8000 ईसा पूर्व। यहाँ आकर इंसान ने खेती करना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ का उदाहरण हमारे नोट्स में प्रमुखता से है, जहां से गेहूं और जौ की खेती के पहले साक्ष्य मिले। और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले। हाँ, कोल्डी हवा से चावल मिले। पर यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। हजारों साल पहले उगाए गए चावल या गेहूं आज तक कैसे बच सकते हैं? मतलब वो तो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी बन जाने चाहिए थे ना। ये एक बहुत ही लाजमी सा सवाल है। असल में हमें खुदाई में जो अनाज मिलते हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में नहीं होते। वे कार्बनाइज्ड यानी जले हुए या भुने हुए रूप में होते हैं। ओ, जले हुए होते हैं। हाँ, जब अनाज जलकर कोयला बन जाता है तो उस पर बैक्टीरिया या फंगस असर नहीं कर पाते और इसी वजह से वो हजारों सालों तक सुरक्षित रह जाते हैं। कोल्डी हवा में चावल की भूसी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में धसी हुई मिली थी। कमाल है, विज्ञान कैसे इतिहास को बचाता है। और मेहरगढ़ के इसी नवपाषाण काल से एक और बहुत ही अजीब गरीब सबूत मिलता है। वहाँ एक कब्र में इंसान के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। हाँ, ये बहुत अहम खोज थी। ये महज कोई संयोग तो नहीं हो सकता? किसी इंसान की लाश के साथ एक जानवर को दफनाने के पीछे क्या मनोविज्ञान रहा होगा? देखिए, ये पुरातात्विक नजरिए से एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था।
जब कोई समाज कब्र में खाना, औजार या जानवरों को दफनाना शुरू करता है, तो ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि वो मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास करने लगे थे। मतलब उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है। बिल्कुल। उनका मानना था कि मृत व्यक्ति को उस पारलौकिक दुनिया में जाने के बाद भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये दर्शाता है कि इंसान अब सिर्फ अपनी भूख और सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा था, वो दार्शनिक और अमूर्त विचारों को भी जन्म दे रहा था। ये सोचना कि आज से हजारों साल पहले का इंसान पुनर्जन्म या मृत्यु के बाद की दुनिया का खाका खींच रहा था, वाकई खरोंटे खड़े कर देता है। सही कहा आपने। और अगर कला की बात करें तो मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1957-58 में वीएस वाकणकर ने इन गुफाओं की खोज की थी, जिन्हें 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला। जी। और भीमबेटका की पेंटिंग सिर्फ कला नहीं है, वो मुझे उस समय की इंस्टाग्राम स्टोरीज की तरह लगती हैं। लोग शिकार कर रहे हैं, नाच रहे हैं, समूहों में रह रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। और इन्हीं समूहों ने आगे चलकर बस्तियों का रूप लिया। जब इंसान ने खेती शुरू की तो उसे अपनी फसलों की देखभाल के लिए एक ही जगह पर टिक कर रहना पड़ा। यानी खाना बदोश जिंदगी खत्म हो रही थी। हाँ। यहीं से गांव बने। इंसान का पहला पालतू जानवर कुत्ता बना और धातुओं में उसने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया। और फिर यही छोटी बस्तियां समय के साथ एक बहुत बड़े शहरी ढांचे में बदल गईं, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और ये वो हिस्सा है जहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा घुमावदार सवाल बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करते ही सबसे पहला जो टकराव मुझे स्रोतों में दिखता है वो है इसकी टाइमलाइन, यानी तिथियों को लेकर। तिथियों का मुद्दा थोड़ा उलझा हुआ लगता है। हाँ, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग कहती है कि यह सभ्यता 2400 से 1700 ईसा पूर्व की है, लेकिन एनसीईआरटी के नोट्स इसे 3300 से 1300 ईसा पूर्व बताते हैं, जिसमें परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व है। ऐसा क्यों है कि इतिहासकार एक ही सभ्यता की उम्र को लेकर एकमत नहीं है? दरअसल ये टकराव नहीं है, बल्कि देखने के अलग अलग नजरिए हैं। कार्बन 14 डेटिंग एक विशुद्ध वैज्ञानिक विधि है। यह विधि सभ्यता के उस चरम शहरी काल को मापती है जब वो अपने पूरे शबाब पर थी। मतलब जब शहर पूरी तरह बस चुके थे। बिल्कुल। दूसरी ओर एनसीईआरटी एक समग्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाता है। कोई भी सभ्यता रातों रात नहीं बनती। 3300 ईसा पूर्व में इसके शुरुआती गांव बनने लगे थे। 2600 ईसा पूर्व तक ये बड़े शहरों में तब्दील हुए, जिसे हम मैच्योर फेज कहते हैं। अच्छा, और फिर 1300 तक पतन हुआ? जी। परीक्षा में प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वे उद्भव काल पूछ रहे हैं या परिपक्व काल। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी उम्मीदवारों के लिए। अब इसके विस्तार पर आते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1924 में सर जॉन मार्शल ने इसकी विधिवत घोषणा की। हाँ, जॉन मार्शल ने इसे दुनिया के सामने रखा। लेकिन इसका भूगोल देखिए। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा, जो चिनाब नदी के पास है। दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद, जो गोदावरी के पास है। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जी, हिंडन नदी पर। जी। और पश्चिम में बलूचिस्तान का सुत का गेंडोर, दाश्क नदी पर। ये तो एक विशाल त्रिभुजाकार साम्राज्य हो गया। बहुत विशाल। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज से 4000 साल पहले, जब कोई आधुनिक संचार के साधन नहीं थे, घोड़े तक का व्यापक उपयोग नहीं था, तब इतने विशाल इलाके को एक साम्राज्य की तरह कैसे बांध कर रखा गया? स्टुअर्ट पिगट ने तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानी तक कह दिया था। देखिए, इतने बड़े क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने का काम किसी राजा की तलवार ने नहीं किया था, बल्कि ये काम व्यापार और मानकीकरण ने किया था। मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। जी। हड़प्पा से लेकर दैमाबाद तक आपको एक ही अनुपात की पक्की ईंटें मिलेंगी, एक ही तरह के बाट और माप मिलेंगे और एक ही तरह की मोहरें मिलेंगी। कमाल है। ये एक ऐसा समाज था जो हथियारों के डर से नहीं, बल्कि एक बेहद सुव्यवस्थित सिस्टम से चलता था। और जब सिस्टम की बात आती है तो इनका नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग आज की आधुनिक स्मार्ट सिटीज को भी टक्कर देता है। बिल्कुल देता है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। लेकिन एक तथ्य मुझे बहुत खटकता है। नोट्स बताते हैं कि इनके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की गलियों में खुलते थे। ऐसा क्यों? क्या ये सुरक्षा का मामला था? इसके पीछे मुख्य रूप से स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाओं की सोच थी।
देखिए, मुख्य सड़कों पर दिन भर बैलगाड़ियों की आवाजाही होती थी। तो धूल उड़ती होगी। बिल्कुल। दरवाजे पीछे की तरफ खोलने से घरों को धूल, मिट्टी और सड़क के शोर शराबे से बचाया जा सकता था। ये दिखाता है कि वो लोग प्राइवेसी और हाइजीन को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। हमारे नोट्स के मुताबिक केवल लोथल एक ऐसा शहर था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ही खुलते थे। अगर धूल और शोर से बचना इतना ही जरूरी था तो लोथल वालों ने ये नियम क्यों तोड़ा? क्या लोथल प्राचीन दुनिया का कमर्शियल हब या बाजार था जहां लोग अपना माल डिस्प्ले करना चाहते थे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस अपवाद के पीछे यही सबसे ठोस कारण है। लोथल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। वहां एक बड़ा डॉकयार्ड भी मिला है। हाँ, जहाजों के लिए। जी, वह शहर व्यापार का केंद्र था, तो जाहिर है कि वहां के लोग अपने घरों को दुकानों या गोदामों की तरह इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपको अपना माल बेचना है तो आपको अपनी दुकान का शटर मुख्य सड़क की तरफ ही रखना होगा ना। बिल्कुल, व्यापार के लिए विजिबिलिटी तो चाहिए। तो ये हमें सीधे उनकी अर्थव्यवस्था पर ले आता है। इतने भव्य शहर जिनमें मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार शामिल है, जिसे पक्की ईंटों और बिटुमिन के लेप से वाटरप्रूफ बनाया गया था ताकि अनुष्ठानिक स्नान किया जा सके। इन सब को बनाने के लिए एक बेहद मजबूत इकोनॉमी चाहिए। ये सब काम कैसे करता था? देखिए, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि थी। मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, और मिठास के लिए वो शहद का इस्तेमाल करते थे। चीनी तो थी नहीं तब। हाँ, खेती के उपकरणों में हरियाणा के बनवाली से पकी मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला है। हल आमतौर पर लकड़ी के होते थे जो समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन मिट्टी का मॉडल बचने से हमें पता चलता कि वे खेतों को जोतने की तकनीक जानते थे। और रंगपुर और लोथल से चावल की भूसी मिली है। बिल्कुल। और सिर्फ खेती नहीं, वे मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत आगे थे। लोथल और चन्हुदड़ों में मनके यानी बीड्स बनाने के कारखाने थे। अब यहाँ एक और सवाल उठता है। बताइए, कर देते हैं। बहुत ही व्यवहारिक सवाल है ये। जब पुरातत्वविद खुदाई करते हैं तो उन्हें किसी एक जगह पर भारी मात्रा में आधा बना हुआ माल, कच्चे पत्थर के टुकड़े और पत्थरों में छेद करने वाली छोटी ड्रिल मिलती हैं। अच्छा, तो कचरे से पता चलता है? हाँ, जब किसी एक छोटे से इलाके में इतना सारा निर्माण का कचरा और औजार एक साथ मिले तो वो स्पष्ट रूप से एक इंडस्ट्रियल एरिया या कारखाना ही होता है। समझ गई। और इस माल को बनाने के लिए कच्चा माल दूर दूर से लाया जाता था। ये एक तरह की प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन थी। तांबा राजस्थान के खेतरी और ओमान से आता था, और चांदी और टिन अफगानिस्तान और ईरान से आते थे। जी, सोना कर्नाटक से, और एक बेहद कीमती नीला पत्थर जिसे लाजवर्थ या लैपिस लजूली कहते हैं, वो मेसोपोटामिया से मंगवाया जाता था। और ये व्यापार एक तरफा नहीं था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में साफ तौर पर मेलुहा शब्द का जिक्र है। मेलुहा? हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यातायात के लिए वे बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। लेकिन जो चीज उनके व्यापार को सबसे अनोखा बनाती है वो है उनकी नाप तौल की प्रणाली। हाँ, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। 16, 32, 64। मैं तो इसे प्राचीन दुनिया का बाइनरी कोड मानती हूँ। बाइनरी कोड दिलचस्प है। हाँ, जैसे आज के कंप्यूटर 16 बिट, 32 बिट या 64 बिट पर चलते हैं, वैसा ही कुछ उनका आर्थिक ऑपरेटिंग सिस्टम था। और ये सब उस दौर में था जब उनके पास कोई ऐसी लिपि नहीं थी जिसे हम आज पढ़ सकें। उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। इसे बूस्ट्रोफिडन शैली में लिखा जाता था। ये बूस्ट्रोफिडन क्या होता है? इसमें पहली लाइन दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है और फिर दूसरी लाइन बाईं से दाईं ओर। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बैल खेत जोतते समय एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और फिर मुड़कर वापस आता है। ओ, जिगजैग तरीके से। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से इसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। एक ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि हम नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन उनके 16 के सटीक अनुपात वाले बाट पूरे साम्राज्य में एक समान मिलते हैं। क्या ये साबित करता है कि शायद व्यापार ही उनका असली धर्म था? ये बहुत बड़ा संकेत है। हाँ। और धर्म की बात करें तो समाज और मान्यताओं को लेकर हमारे नोट्स क्या कहते हैं? देखिए, भले ही लिपि ना पढ़ी गई हो, लेकिन मोहरों और मूर्तियों से काफी कुछ पता चलता है। सबसे प्रमुख है मोहनजोदड़ो से मिली पशुपतिनाथ की मुहर। ये यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। परीक्षा के नजरिए से इस मुहर पर उकेरे गए जानवरों को याद रखना आवश्यक है।
एक ध्यानमग्न देवता हैं जिनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा हैं और उनके पैरों के पास 2 हिरण हैं। इन्हें भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसके अलावा मातृदेवी की पूजा के सबूत भी हैं। एक मोहर में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो धरती की उर्वरता को दर्शाता है। जी, फर्टिलिटी को। इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि समाज मात्र सत्तात्मक था। शिव पूजा, वृक्ष पूजा और स्वास्तिक का चिन्ह जो सूर्य उपासना का प्रतीक है, ये सब आईवीसी की ही देन है। मनोरंजन के लिए वे पासा खेलते थे, शिकार करते थे और पक्षियों को लड़ाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस है जो अक्सर इतिहासकारों को चौंकाता है। वो क्या? मिस्र या मेसोपोटामिया में हमें विशाल पिरामिड या बड़े बड़े मंदिर मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर या किसी राजा के भव्य महल के अवशेष नहीं मिले हैं। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अच्छा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके मंदिर लकड़ी के बने हो और समय के साथ दीमक या मौसम की वजह से पूरी तरह नष्ट हो गए हो? ये संभावना हमेशा रहती है, लेकिन आप मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार या उनके अन्नागार को देखिए। उन्होंने आम जनता के उपयोग की चीजों को पक्की और मजबूत ईंटों से बनाया, जो हजारों साल टिक गई। हाँ, ये बात तो है। अगर धर्म या राजाओं उनके समाज में सबसे ऊपर होते, तो वे निश्चित रूप से मंदिरों या महलों को भी उसी मजबूती और स्थायित्व के साथ बनाते। मंदिरों का ना मिलना इस सिद्धांत को मजबूती देता है कि ये समाज काफी हद तक समानतावादी था। मतलब कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब वाला सिस्टम नहीं था। बिल्कुल, जहां नागरिक सुविधाओं को धार्मिक दिखावे से ज्यादा महत्व दिया जाता था। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब परीक्षा के लिहाज से कुछ उन बातों पर आते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थीं, क्योंकि यूपीएससी में क्या था से ज्यादा क्या नहीं था पर फंसाया जाता है। एकदम सही बात है। सबसे अहम बात, इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से बिल्कुल नहीं। नहीं, उन्होंने तांबा, कांसा, सोना, चांदी सब इस्तेमाल किया, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। भारत में लोहा बहुत बाद में वैदिक काल के आसपास आया। अच्छा, और क्या नहीं था? दूसरी बात, घोड़े के साक्ष्य बहुत ही दुर्लभ हैं। सुरकोटदा, कालीमंगन और लोथल से कुछ हड्डियां मिली हैं, लेकिन घोड़े का व्यापक उपयोग या उसे पालतू बनाने का कोई स्पष्ट प्रमाण उनके दैनिक जीवन या मोहरों में नहीं मिलता। और हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक अपडेट्स भी हुए हैं ना। 2021 में गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो भारत का 40वां स्थल है। जी, धोलावीरा अपने जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, इसके अलावा हरियाणा का राखीगढ़ी अब भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। देखिए, ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नदियों के नाम, साइट्स की लोकेशन, खोजकर्ताओं के नाम और वहां से मिली विशिष्ट वस्तुएं। इन्हें अगर हम रटने के बजाय उनके व्यापारिक या सामाजिक महत्व से जोड़कर देखेंगे तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये इंसानी जज्बे का एक अविश्वसनीय सफर रहा है। एक पत्थर को तराश कर कुल्हाड़ी बनाने से लेकर मोहनजोदड़ो के पक्के स्नानागार और लोथल के समुद्री बंदरगाहों तक का सफर। बहुत ही लंबा और शानदार सफर। ये समझना कि कैसे इंसान ने आग को काबू किया, कैसे बीजों से फसलें उगाईं और कैसे बिना किसी आधुनिक तकनीक के एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क खड़ा किया जो मेसोपोटामिया तक फैला था। और ये सब उन्होंने तब किया जब उनके पास कोई स्थापित सैन्य ढांचा नहीं था, कोई सेना नहीं थी। और यही वो बिंदु है जिस पर श्रोताओं के लिए मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आज की दुनिया को देखिए, जहां हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर हमारे पास हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण है। एक इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता जो इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली थी, लेकिन खुदाई में वहां से कोई बड़ी तलवारें, ढालें या लोहे के हथियार नहीं मिले। शांतिपूर्ण समाज था वो। हाँ, बिना किसी बड़ी सैन्य शक्ति या युद्ध के खौफ के उन्होंने सदियों तक शांति, समृद्धि और एक बेहतरीन नागरिक व्यवस्था कैसे कायम रखी होगी? क्या आज की आधुनिक और शक्ति प्रेमी दुनिया प्राचीन सिंधु घाटी के उन लोगों से सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण व्यापार का कोई बड़ा सबक सीख सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।